जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज हम लोग यूपीएससी 2022 के प्रीलिम्स पेपर का विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से टेक्निक का प्रयोग करते हुए, प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करते हुए, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का जो न्यूज़ एनालिसिस हम लोग करते हैं उसका प्रयोग करते हुए और प्रीवियस ईयर का पेपर के आधार पर इस पेपर को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 पैरामीटर के आधार पर मैं इस पेपर को सॉल्व करूँगा। एक तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण जो डेली हम लोग न्यूज़ एनालिसिस करते हैं उसके आधार पे, साथ ही साथ दूसरा होगा प्रेजेंस ऑफ माइंड के आधार पे या ट्रिक्स और टेक्निक्स उसको कहिए, उसके आधार पे कैसे सॉल्व करेंगे, और तीसरा है कि प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये लेक्चर अगर आप 2023 में यूपीएससी देने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। जलवायु कार्रवाई ट्रैकर को लेकर के पूछा हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको प्रयास कीजिए इंग्लिश में सॉल्व करने का। जैसे यहाँ पे देखिए अपचयन है, तो इस तरह का जो टिपिकल वर्ड नॉर्मली हिंदी में पूछा जाता है, तो वैसे भी साइंस एंड टेक के क्वेश्चन को कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में सॉल्व करने का। अब देखिए यहाँ पे टेक्निक क्या है। यहाँ पे टेक्निक है कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के बारे में पूछ रहा है। ट्रैकर का मतलब होता है ट्रैक करना। अगर किसी चीज़ को ट्रैक कब कीजिएगा आप, जब आपके पास डाटा होगा तभी जाकर के ट्रैक कीजिएगा। डाटाबेस होगा, मान लीजिए डाटाबेस मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, और डाटा होता है कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए सिस्टमेटिक वे, दैट इज नोन एज डाटा, एंड कलेक्शन ऑफ डाटा इज नोन एज डाटाबेस। तो जब आपके पास इंफॉर्मेशन का संग्रहण होगा, डाटाबेस होगा, तभी जाकर किसी चीज़ को आप ट्रैक कर पाइएगा। तो इस आधार पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आप लोग निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। जलवायु समूह, द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, एक एनजीओ है जो बड़े नेटवर्क बना के जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उसे चलाता है। दूसरे स्टेटमेंट पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी के साथ एक वैश्विक पहल EP10 प्रारंभ किया है। इस तरह का कोई भी काम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने नहीं किया, और वैसे भी संस्था का नाम जो नॉर्मली यूपीएससी देता है गलत देता है। अगर 2019 का पेपर का एनालिसिस जो आप लोगों देखिएगा, जो मैंने एनालिसिस किया अपने चैनल पे, तो वहाँ पे मैंने सेपरेटली बताया है कि संस्था का नाम यूपीएससी नॉर्मली गलत देता है। तो अगर आपने 2 को एलिमिनेट किया, ऑप्शन नंबर 2 को अगर आपने एलिमिनेट किया तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपको पता है कि 2 गलत है, तो ए होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, राइट आंसर ऑप्शन बी मिल जाएगा। इस तरह से लंबे लंबे स्टेटमेंट जो यूपीएससी पूछता है उसमें आपको बस ये खोजना होता है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है, और अगर आप एक बार ये पता कर लेते हैं कि गलत स्टेटमेंट कौन है तो राइट आंसर तक आप पहुंच जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जिस तरह से उष्णकटिबंधीय वर्षावन पृथ्वी का फेफड़ा है, जिस तरह से अमेजन वर्षा वन जो है वो पृथ्वी के फेफड़ा के तौर पर काम करता है, उसी तरह से आर्द्रभूमि का क्या काम है। आर्द्रभूमि उसी तरह से गुर्दे का काम करता है, किडनी का काम करता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका सर्वोत्तम व्याख्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक है। टेक्निक ये है, और साथ ही साथ करंट से जुड़ा हुआ भी ये मुद्दा है। आर्द्रभूमि लगातार कहीं न कहीं चर्चा में रह रहा था। वेटलैंड के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है, या वेटलैंड के लिए कहीं न कहीं हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में एक ट्रिक्स ये है कि जिस तरह से फेफड़ा की भूमिका शरीर में होती है, उसी तरह से किडनी की भूमिका भी शरीर में होती है। किडनी रक्त को प्यूरिफाई करने का काम करती है। तो उसी रूप में आर्द्रभूमि किस तरह से काम करता है पर्यावरण के लिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसका जो राइट आंसर अगर आप लोग देखिएगा, उस रूप में देखिएगा, तब आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन डी। जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। उसी रूप में इसको देखने की आवश्यकता थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी चर्चा में था, करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में भी हम लोग डिस्कस किए हैं। अब देखिए इस तरह के जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें हम लोगों को ये सबसे पहले इस निष्कर्ष पे पहुंचना है कि कौन से स्टेटमेंट गलत है। अब स्टेटमेंट नंबर 3 देखिए, तीसरा स्टेटमेंट, इंग्लिश में इसको लेकर चलते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड इंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम।
खून में, आपके खून में PM10 जो है इंटर कर सकता है। अब देखिए PM10 बेसिकली ये नहीं करता है, ये करता है बेसिकली PM2.5। PM2.5 poses an even greater danger to health than PM10 is because of a special property of PM2.5. Unlike PM10, PM2.5 can not only enter your lungs but also penetrate your bloodstream. तो PM10 और 2.5 में बेसिकली ये अंतर भी होता है कि PM2.5 जो है आपके ब्लड में इंटर कर सकता है, तो ये गलत है। और आपको पता है कि अगर स्टेटमेंट नंबर सी गलत है, देखिए तीसरा स्टेटमेंट अगर गलत है तो ए होगा नहीं और सी होगा नहीं, या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है। तो यहाँ पे बी और डी दोनों में पहला स्टेटमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट बाय डिफ़ॉल्ट सही हो गया। अब आपको पता करना है कि दूसरा स्टेटमेंट सही है या चौथा स्टेटमेंट सही है। अब चौथा स्टेटमेंट देखिए, एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा। एक्सेसिव ओजोन जो होता है वो एयर में अगर ओजोन पाया जाता है तो वो अस्थमा का कारण होता है। तो ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है भाई, ये तो बिल्कुल सही होगा। तो चौथा स्टेटमेंट आपको सही मिल गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस तरह से आपको सभी स्टेटमेंट को नहीं पढ़ना है, आपको कोशिश करना है कि उस स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने का जो स्टेटमेंट गलत हो, और गलत स्टेटमेंट को आपने एलिमिनेट कर लिया तो आप राइट आंसर तक पहुंच जाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में हम लोग डिस्कस किए हुए थे। गुच्ची जो है बेसिकली एक मशरूम की वैरायटी है, मशरूम का पार्ट। और गुच्ची बेसिकली फेमस कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में फेमस है। गुच्ची चर्चा में क्यों था, क्योंकि इस मशरूम को जम्मू कश्मीर के द्वारा वहाँ के माध्यम से इसे GI टैग देने की बात किया गया है कि इसको GI टैग दिया जाए, राइट, इसलिए गुच्ची फेमस था। अब देखिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए कि उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती होती है। बिल्कुल नहीं, इसका खेती होता है जम्मू कश्मीर में, उत्तर पश्चिमी हिमालय में इसकी खेती होती है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एक कवक है, और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि हिमालय के कुछ वन में ये पाई जाती है या हिमालयी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी निकल जाएगा। बेसिकली ये करेंट का न्यूज़ था, चर्चा में था, इसको GI टैग देने की बात चल रही थी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट के संदर्भ में हमारे दैनिक जीवन में कुछ व्यापक उपयोग हो रहा निम्नलिखित में कथनों पे विचार कीजिए। अब देखिए, मान लीजिए कि इसके बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं, हम लोगों को पता नहीं कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, बिल्कुल हमें इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पॉलीथीन अगर है, पॉलीथीन को अगर जलाइएगा, भस्मीकरण कीजिएगा, भस्मीकरण होता है कि जलाना, तो पॉलीथीन को अगर आप जलाइएगा तो क्या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नहीं होगा। इसके बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए हुए आसानी से निपटान किया जा सकता है। तो ये कथन तो देखने में गलत लग रहा है भाई। कोई भी पॉलीथीन आप जलाइए, चाहे कोई भी पॉलीथीन हो, जलने के बाद क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करेगा, क्या ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं करेगा। तो ये गलत है स्टेटमेंट, बिल्कुल करेगा, राइट। तो चौथा अगर गलत है, अगर आपको पता है कि स्टेटमेंट नंबर 4 गलत है, तो बी होगा नहीं और सी होगा नहीं, या तो ए हो सकता है या डी हो सकता है, और दोनों में तीसरा स्टेटमेंट कॉमन है, तो तीसरा तो बाय डिफॉल्ट सही हो जाएगा। अब आपको देखना है कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों में कौन सा सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, इससे बने हुए पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, किसी भी मादक पेय पदार्थ को, राइट। इस तरह का क्वेश्चन ऑप्शन नॉर्मली यूपीएससी गलत देता है कि किसी भी एनी अल्कोहलिक बेवरेज, एनी टाइप का जो स्टेटमेंट होता है जहाँ पे एनी वगैरह का प्रयोग होता है, नॉर्मली यूपीएससी गलत देता है इस तरह का स्टेटमेंट। कैन जो रहता है, अगर कहीं किसी ऑप्शन में कैन रहेगा तो वो सही होगा, लेकिन एनी दे देगा तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगा। किसी भी पेय को रखा जा सकता है उसमें, किसी भी अल्कोहल बेवरेज को रखा जा सकता है उसमें, तो ये स्टेटमेंट नॉर्मली गलत ही होता है। तो देखिए अब आप चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं 2 और 4 गलत दोनों हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन करंट का क्वेश्चन है। करंट का क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि एक मछली थी गोल्डन महाशीर, और लगभग आई थिंक 200-250 किलो की मछली थी जिसको पकड़ लिया गया था कुछ मछुआरे के द्वारा। गोल्डन महाशीर के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग कई काम कर रहे हैं, भारत सरकार कई सारी काम कर रही है।
तो इसके लिए ये चर्चा में था और पेपर में न्यूज़ आया भी था, हम लोग दैनिक जागरण में चर्चा भी किए थे। तो इसमें पूछ रहा है कौन से पक्षी नहीं है, तो गोल्डन महासागर पक्षी नहीं है, क्योंकि क्या है, ये एक मछली है जो विशेषकर अरब सागर के क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करेंगे फिर। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कैच क्या है? इस क्वेश्चन में कैच है जैव सेल प्रौद्योगिकी, बायो रॉक टेक्नोलॉजी। देखिए बायो रॉक टेक्नोलॉजी, तो यही इसका कैच। बायो रॉक मतलब ऐसा रॉक जो बायोलॉजिकली क्रिएट हुआ है। बायोलॉजिकली कौन सा रॉक क्रिएट होता है, कौन सा चट्टान क्रिएट होता है? तो प्रवाल भित्ति ही बायोलॉजिकली क्रिएट होता है। तो निश्चित तौर पे अगर आप इस चीज़ को कैच कर दिए कि बायो रॉक क्या होगा, तो ऐसा चट्टान जो बायोलॉजिकली क्रिएट हुआ है। और बायोलॉजिकली क्या क्रिएट होता है? तो प्रवाल भित्ति क्रिएट होता है, कोरल रीफ क्रिएट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को कैच को खोजने की आवश्यकता थी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? तो मियावाकी पद्धति देखिए शहरी क्षेत्रों में वन को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है, अर्बन फॉरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। और इसी तरह से हम लोग लगातार, खास करके इंडिया में अगर आप देखिएगा, बेंगलोर में अर्बन फॉरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए कई सारा काम हुआ। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये करंट का न्यूज़ है, करंट में चर्चा में था कि शहरी क्षेत्रों में हमें वन को अधिक से अधिक उगाना है। इसी पद्धति को कहते हैं मियावाकी पद्धति, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अगेन ये क्वेश्चन जो है ये भी करंट का क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था। कौन से, ये चारों ऑप्शन में दिया हुआ, कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है? ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब होता है वो सबके लिए अवेलेबल। गूगल पे जाइएगा या प्ले स्टोर पे जाइए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसी को ओपन सोर्स कहा गया, सबके लिए अवेलेबल है। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर और दीक्षा ये सभी के लिए अवेलेबल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और वैसे भी एक ट्रिक्स होता है जो हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि अगर साइंस एंड टेक के क्वेश्चन को बना रहे हैं और कुछ भी आपको नहीं आता और आपको रिस्क लेना, तो आप ऑल ऑफ दीज में रिस्क लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है वेब 3.0, इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका तीनों ही स्टेटमेंट सही है, राइट। इसका तीनों ही स्टेटमेंट इसका सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी अगर आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को, इसमें भी चारों ही ऑप्शन सही है। इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा। तो साइंस एंड टेक में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप ऑल ऑफ दीज मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए, ये क्वेश्चन भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जैसे सास कहा जाता है, इसके बारे में कुछ कथन दिया हुआ है, इंग्लिश में हम लोग देखते हैं। देखिए सास बायर्स कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज देयर फील्ड। अगेन कैन का प्रयोग है, मतलब कर सकता है। तो कैन अगर जहाँ पे हो, नॉर्मली सिंपल स्टेटमेंट होता है, साधारण स्टेटमेंट होता है जो सही होता है। बी पर ये यहाँ पे भी कैन का प्रयोग हुआ, ये भी सही है। और तीसरा है कि आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल, ये सब जो है सार्स का फॉर्म है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को भी टेक्निक से सॉल्व किया जा सकता था। फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, यहाँ पे कैच देखिए, कैच क्या है? यहाँ पे ऑर्बिट है। अन्य किसी भी ऑप्शन में आपको ऑर्बिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट ऑप्शन सी, यहाँ पे ऑर्बिट। तो ये संबंधित क्या होगा ऑर्बिट से? जब किसी क्वेश्चन का एक पार्ट ऑप्शन के किसी पार्ट से डायरेक्टली मिल जाए तो वो आंसर सही होता है। तो यहाँ भी ऑर्बिट है, इसमें ऑर्बिट नहीं है, इसमें ऑर्बिट नहीं है, और डी में अगर आप जाइएगा तो डी में भी आपको ऑर्बिट नहीं मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि क्यूबिट इज मेंशन्ड। क्यूबिट क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित है। अब देखिए इसमें प्रीवियस ईयर का कैसे रोल है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 हम लोग लगातार डिस्कस करते हैं।
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 के जो भी पार्ट हैं, 3D प्रिंटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, हर एक पार्ट से क्वेश्चन यूपीएससी पहले पूछ चुका है। आई थिंक क्वांटम कंप्यूटिंग से क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछा था, इसलिए इस बार क्वांटम कंप्यूटिंग से भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया। क्यूबिट का प्रयोग क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी हम लोग इंग्लिश में देखेंगे। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन कोशिश कीजिए इंग्लिश में सॉल्व करने का। कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात किया जा रहा है। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, जो टेलीविजन होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टेक्नोलॉजी की बात किया जा रहा है, और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसमें कौन सा जो टेक्नोलॉजी है जो शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी है? तो तीनों ही, टीवी नज़दीक से आप यूज कर सकते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क नज़दीक से आपको यूज करना होगा, RFID टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग आज के समय में हो रहा है खास करके टोल के क्षेत्रों में हो रहा है। आपकी गाड़ी में टोल लगा हुआ है, RFID टेक्नोलॉजी का एक स्टिकर लगा हुआ है, आप उसमें रिचार्ज करते हैं, आप टोल से क्रॉस करते हैं, यहाँ पे टोल है, मान लीजिए आपकी गाड़ी क्रॉस कर रही है तो ऑटोमेटिकली आपके पैसा यहाँ से कट जाएगा। आपके गाड़ी में जो लगा हुआ RFID टेक्नोलॉजी का QR कोड लगा हुआ उससे ऑलरेडी पैसा कट जाएगा। तो ये तीनों ही टेक्नोलॉजी जो है शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी है। अब क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। देखिए इसको भी टेक्निक से सॉल्व किया जा सकता था। बायोफिल्म के बारे में मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन बायोफिल्म कैन फॉर्म एंड मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यू। तो यहाँ भी कैन दिया हुआ, सेकेंड स्टेटमेंट में भी कैन है और थर्ड स्टेटमेंट में भी कैन है, तो तीनों जगह कैन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मैंने बोला आपको कि कैन जो है नॉर्मली सही होता है, एन ए नॉर्मली गलत होता है। और वैसे भी साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं आता है आप आंसर डी मार दीजिए, अगर नहीं आता है तो डी मार दीजिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रोबायोटिक के बारे में दिया हुआ, ओके हाँ, प्रोबायोटिक के बारे में क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ। प्रोबायोटिक बेसिकली जीवाणु और ईस्ट दोनों से मिलकर बने होते हैं, बिल्कुल मिलकर बना होता है। एंटीबायोटिक अगर आप देखिएगा तो पहला जो एंटीबायोटिक बना था वो कवक से बना था, पेनिसिलिन। दूसरा एंटीबायोटिक जीवाणु से बना है। तो जो भी प्रोबायोटिक होता है वो ईस्ट और कवक जीवाणु दोनों से मिलकर बना होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही निकला। दूसरा स्टेटमेंट आप देखिए कि प्रजैविक में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं किंतु वे नैसर्गिक रूप में हमारी आहार नाल में नहीं पाए जाते हैं। देखिए ये सब बहुत टफ लगता है पढ़ने में, इसको इंग्लिश में ही हम लोग देखते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक आर फाउंड इन फूड वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आर गट। मतलब वो नेचुरली नहीं पाया जाता है। क्या प्रोबायोटिक नेचुरली नहीं पाया जाता है? देखने में निगेटिव स्टेटमेंट लग रहा है, और जो नॉर्मली निगेटिव स्टेटमेंट होता है वो गलत होता है, तो ये गलत है। क्या प्रोबायोटिक नेचुरली नहीं पाया जाता वातावरण में? बिल्कुल पाया जाता है। इसको आप लोग एलिमिनेट कीजिए, ये गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा है कि प्रोबायोटिक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर। हेल्प कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत चर्चा में था। 2 साल से कोविड का सिचुएशन है, लेकिन कोविड 2020 और 21 में कोविड से क्वेश्चन नहीं पूछा, इस बार पूछा है और इजी क्वेश्चन पूछा। इजी क्वेश्चन कैसे है देखिए। कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीन पे क्वेश्चन पूछ दिया है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए। भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविडशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित किया। अब सीरम इंस्टीट्यूट कौन सा वैक्सीन निर्मित किया था? 2 इंस्टीट्यूट का वैक्सीन पूरे इंडिया में लोगों को लगा था अधिकतर। एक तो सीरम के द्वारा लगा था, कोविडशील्ड लगा था, और दूसरा कोवैक्सीन लगा था जो भारत बायोटेक ने बनाया था।
कोविशील्ड जो बना था वो डीएनए टेक्नोलॉजी के आधार पे बना था, और जो आरएनए टेक्नोलॉजी के आधार पे एक वैक्सीन बना है वो बहुत ही लेट में बना था। आई थिंक जाइडस कैडिला नाम की कंपनी ने बनाया था और बहुत रिसेंट बना है वो, तो वो तो मैक्सिमम लोगों को लगा भी नहीं है। तो मैक्सिमम लोगों को आपको पता होगा कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा जो वैक्सीन बनाया गया था कोविशील्ड वो डीएनए टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाया गया था, ये पता है आपको, तो इसको एलिमिनेट कीजिए। ऑप्शन ए को अगर आप एलिमिनेट किए तो देखिए ए होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, राइट आंसर ऑप्शन बी मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको एलिमिनेशन टेक्निक कहा जाता है, जहां आप एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंचते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कैच देखिए, कैच क्या है। सौर तूफान के बारे में है कि अगर सौर तूफान आएगा तो क्या होगा। विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामी आएगी। क्या विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामी आती है? राइट, विषुवतीय क्षेत्रों में नॉर्मली सुनामी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो क्षेत्र होता है शांत बेटी कहा जाता है, डोलड्रम का क्षेत्र कहा जाता है, तो इसलिए वहाँ पे नॉर्मली इस तरह की घटना नहीं होती। सुनामी जैसी घटना आपको विषुवतीय क्षेत्र में कम मिलेगा, होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो बी दूसरा जो स्टेटमेंट है उसको गलत, आप पता है कि आपको गलत है। अगर दूसरा स्टेटमेंट गलत है तो देखिए ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, डी होगा नहीं, आंसर आपको सी मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको भी एलिमिनेट करके सॉल्व किया जा सकता था। अब क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है, और पॉलिटी क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 में भी हम इस बात को देखते हैं कि कौन से स्टेटमेंट गलत है, इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑलरेडी। क्यों डिस्कस किया है? कुणाल कामरा का इशू याद होगा, किस तरह से उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपमानित करने का काम किया था। इसी तरह से प्रशांत भूषण के केस में भी हम लोगों ने न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 का डिस्कस किया था। तो न्यायिक अवमानना अधिनियम बेसिकली संसद के द्वारा पारित होता है। तो अगर आपको पता है कि ए सही है, ए सही है तो डी भी सही होगा, राइट। लेकिन अब सही स्टेटमेंट पे हम लोग नहीं जाते हैं, गलत स्टेटमेंट पे जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। बिल्कुल गलत है। संविधान अगर कभी भी आपसे पूछे कि संविधान इस चीज़ को प्रभावित करता है, संविधान अल्पसंख्यक को प्रभावित करता है, संविधान बहुसंख्यक को प्रभावित करता है, संविधान राष्ट्रवाद को प्रभावित करता है, परिभाषित करता है, तो संविधान इस तरह से जब भी कोई स्टेटमेंट रहे कि संविधान इस चीज़ को परिभाषित करता है, संविधान किसी भी चीज़ को परिभाषित नहीं करता। नॉर्मली 90% केस में वो ऑप्शन गलत होगा। तो आपको ये पता है कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अगर तीसरा स्टेटमेंट गलत है तो देखते हैं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, क्योंकि दोनों में तीसरा स्टेटमेंट है। ए या बी होगा, और ए और बी दोनों में जो है पहला और दूसरा स्टेटमेंट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पहला और दूसरा स्टेटमेंट बाय डिफ़ॉल्ट सही हो गया। आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इसको सही कीजिए। आपको बस चौथा स्टेटमेंट पे जाना है और आपको देखना है कि ये सही है या नहीं। चौथा स्टेटमेंट है कि भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने की शक्ति संसद को है। तो ये बिल्कुल सही है। हमारे पास न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 आया जो संसद ने पारित किया। तो इसलिए मैं बोला कि अगर पहला स्टेटमेंट आपको पता है कि सही है, देखिए पहला स्टेटमेंट सही है तो चौथा स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट सही होगा, क्योंकि न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 कौन पारित किया है? संसद ने पारित किया है। तो न्यायपालिका की अवमानना अगर होगा तो उसको कानून बनाने की शक्ति संसद की होगी, राइट, ना कि न्यायपालिका की। राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें भी एक कैच था। कैच ये था, सॉरी, इसमें कोई कैच नहीं था, ये सिंपल स्टेटमेंट के रूप में दे दिया गया था। सरकारी विधि अधिकारी और विधि फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया गया था और सिंपल स्टेटमेंट दोनों है, तो ये दोनों ही सही है। आई थिंक इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसमें कैच क्या है? इस क्वेश्चन में जो कैच है वो दूसरा स्टेटमेंट पे हम लोग चलते हैं और पहला स्टेटमेंट पे चलते हैं। सबसे पहले पहला स्टेटमेंट पे चलते हैं। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है।
यानी राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश पे ही संविधान संशोधन विधेयक पेश होता है। एक तो ये स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर होता है कि वे अपनी अनुमति दें। तो एक में बोल रहा है कि पहले राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से ही संविधान संशोधन विधेयक पेश होता है, और दूसरा में कह रहा है कि यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर होता है। तो या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट है संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। ये कथन है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति से पेश भले ही ना हो, लेकिन राष्ट्रपति इस पर साइन करने के लिए बाध्य होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, और पहला स्टेटमेंट अगर आपको पता है गलत है तो राइट आंसर ऑप्शन बी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणी में बांटता है। कहाँ से आ गया यार? मैं एक नॉर्मल स्टेटमेंट है कि अगर संविधान में कभी ये पूछ दे कि संविधान इस चीज़ को परिभाषित करता है, उस चीज़ को परिभाषित करता है, इसको 4 भागों में बांटता है, उसको 10 भागों में बांटता है, इस तरह का स्टेटमेंट गलत होगा। संविधान कभी भी किसी चीज़ को बांटता नहीं है। इनफैक्ट संविधान में तो मंत्रिमंडल की जिक्र भी एक बार किया गया। यद्यपि मंत्रिपरिषद का जिक्र अनेक बार है, लेकिन मंत्रिमंडल का जिक्र एक बार है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया, और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। आई थिंक 93 संविधान संशोधन के माध्यम से 15% कुल जितना भी सीट होता है लोकसभा में, उसके 15% ही व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं। इसका प्रोविजन किया गया था 93 संविधान संशोधन के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसमें भी कैच है, इसको भी आप लोग इजीली सही कर सकते थे। लोकसभा की अनन्य शक्ति, यानी वैसा शक्ति सिर्फ जो लोकसभा के पास है। तो आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना क्या लोकसभा की अनन्य शक्ति है? बिल्कुल गलत है। मान लीजिए लोकसभा उस समय में नहीं चल रहा, तो ऐसे कंडीशन में राज्यसभा उसका अनुसमर्थन करेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना क्या लोकसभा का अनन्य शक्ति है? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा भी शुरू कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है कि मंत्रिमंडल के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब देखिए दल बदल कानून के संबंध में देखिए, और ये ऑलरेडी करेंट में हमने कई बार चर्चा किया। इसको इंग्लिश में हम लोग देखते हैं, हिंदी में थोड़ा सा देखिए, हिंदी में पढ़ के मैं सुनाता हूं पहले। यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। तो इस तरह का जो शब्द का प्रयोग किया है, नॉर्मली गूगल ट्रांसलेट वर्ड का प्रयोग होता है। नाम निर्दिष्ट क्या होता है भाई, विनिर्दिष्ट क्या होता है। तो इसलिए लगातार मांग होती है यूपीएससी से कि हिंदी का जो उचित शब्द है उसका प्रयोग कीजिए, ऐसा नहीं गूगल ट्रांसलेट प्रयोग कीजिए आप। नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन इंग्लिश में सेट करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं हिंदी में, और कन्वर्ट भी जो करता है इतना टफ कन्वर्ट करता है। विनिर्दिष्ट क्या होता है, नाम निर्दिष्ट क्या होता है। तो इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए यूपीएससी को। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में पढ़ के सुनाता हूँ इंग्लिश में। द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। मतलब ये हुआ कि कोई भी जो नॉमिनेटेड विधायक हैं या नॉमिनेटेड सांसद हैं, नॉमिनेटेड मतलब जिसको राष्ट्रपति नॉमिनेट किया या राज्यपाल नॉमिनेट किया, वो 6 महीने के अंदर किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। अब चलते हैं हम लोग दल बदल कानून पे। दल बदल कानून का जिक्र ऑलरेडी हम लोगों ने किया। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जहां दल बदल की चर्चा किया गया था। अब इसमें कुछ प्रावधान थे जिसमें आयोग घोषित करने का आधार था। अब आयोग घोषित करने का आधार में इसको पढ़िए। 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे आयोग घोषित किया जा सकता है दल बदल कानून के तहत। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 6 महीने के बाद समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे आयोग घोषित किया जा सकता है। मान लीजिए राष्ट्रपति ने 12 लोगों को चुन के भेजा राज्यसभा में, मनोनीत करके राज्यसभा में भेजा। वो 12 व्यक्ति अगर मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर दल की सदस्यता 6 महीने के बाद लेता है तो वो आयोग घोषित हो जाएगा, लेकिन 6 महीने के अंदर अगर लेता है तो वो आयोग घोषित नहीं होगा। तो सिंपली इस स्टेटमेंट ये गलत है।
द लॉ स्पेसिफाइड दैट नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड द हाउस। उल्टा स्टेटमेंट है, 6 महीने के अंदर तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में जा सकता है, 6 महीने के बाद नहीं जा सकता। तो अब देखिए, आपको पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखिए, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड अ डिफेक्शंस केस। प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतलब हो गया कि लोकसभा का अध्यक्ष हो गया या विधानसभा अध्यक्ष हो गया, इसको कहा गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कोई टाइम बॉन्ड नहीं दिया गया है कि आप इतना समय तक डिफेक्शन लॉ को जो है होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो कोई टाइम फ्रेम उसके लिए नहीं डिसाइड किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये मैं डिटेल से इसलिए चर्चा कर रहा था कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कई बार हम लोगों ने न्यूज एनालिसिस में चर्चा किया। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार का एकमात्र अधिकारी है जिन्हें संसद की बैठक में या भारत के संसद के बैठक में भाग लेने की अनुमति है। अब देखिए यहाँ पे कैच किया, कैच है महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल दोनों को साथ में दिया। महान्यायवादी को संसद के सदन में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, बस मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल को इस तरह का कोई अधिकार नहीं, इसलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। और दूसरा देखिए, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया है का इस्तीफा देता है। यानी अभी जो मान लीजिए वर्तमान का महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल है, वो बीजेपी की वर्तमान में सरकार है और सरकार इस्तीफा दे दी, तो क्या वो रिजाइन दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा। इस तरह का कोई प्रोविजन संविधान में नहीं किया गया। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। और यहाँ भी कैच है संविधान में इस तरह का बेसिकली कोई प्रोविजन नहीं है। राइट, संविधान में वैसे भी अगर आप देखिएगा तो किसी भी पद के बारे में बहुत कम प्रोविजन है एक्सेप्ट प्रेसिडेंट और राज्यपाल के बारे में विशेष प्रोविजन है, लेकिन अदर पद के बारे में देखिएगा तो कम प्रोविजन है। क्वेश्चन नंबर 28, इस पे तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था आर्टिकल 32 के बारे में। आर्टिकल 32 को अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है मेंडेमस के बारे में, हिंदी में कहा जाता है परमादेश के बारे में। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह सरकारी कंपनी हो परमादेश नहीं जारी होगा। परमादेश के बारे में स्पेशली हमने चर्चा किया, आर्टिकल 32 पे जो सेपरेट वीडियो मैंने बनाया देखिएगा, चर्चा किया है कि परमादेश निजी कंपनी के खिलाफ और निजी व्यक्ति के खिलाफ या निजी कंपनी और व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे निजी कंपनी में भी सरकारी भागीदारी हो जाएगी, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बन रहा है जो पीपीपी मोड पे बन रहा है, यानी गवर्नमेंट भी वहाँ पे पार्टनर है, तो वहाँ पे फिर परमादेश जारी हो जाएगा। तो भले ही निजी कंपनी और निजी व्यक्ति के खिलाफ परमादेश जारी नहीं हो सकता, लेकिन अगर गवर्नमेंट वहाँ पे शामिल होगा, सरकारी कंपनी शामिल होगी, सरकारी निगम शामिल होगी, तो परमादेश फिर जारी होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, और दूसरा स्टेटमेंट गलत अगर आपको पता है तो राइट आंसर ऑप्शन सी निकल जाएगा। ये देखिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में दिया हुआ है, और तीनों ही नॉर्मल स्टेटमेंट है, साधारण स्टेटमेंट है, और तीनों ही सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 30 देखिए। अब 30 करंट से कैसे जुड़ा हुआ है, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का जो न्यूज एनालिसिस हम लोग करते हैं उससे कैसे जुड़ा हुआ है। उससे इस रूप से ये जुड़ा हुआ है कि उपाध्यक्ष के बारे में हम लोगों ने कहा है कि लोकसभा का अभी अध्यक्ष है श्री ओम बिरला जी, लोकसभा का अभी उपाध्यक्ष नहीं है। तो लोकसभा में अभी कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है, इसलिए चर्चा में है कि लोकसभा में उपाध्यक्ष की नियुक्ति किया जाए। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, यह अज्ञापन उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल या शासक दल के द्वारा होगा। अज्ञापी उपबंध क्या होता है, देखिए कितना बेवकूफ़ी यूपीएससी ने किया है, इस तरह का स्टेटमेंट हिंदी में दिया है। अज्ञापक उपबंध क्या होता है भाई, राइट, इसलिए यूपीएससी की लगातार आलोचना होती है। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसे देखें, इसलिए इस सब के लिए इंग्लिश का प्रयोग आपको सीखना पड़ेगा कि इंग्लिश का ही प्रयोग करके इसका आंसर देना चाहिए। देखिए
मैंडेटरी प्रोविजन, अज्ञापक उपबंध मतलब होता है मैंडेटरी प्रोविजन, हिंदी में लिख देता मैंडेटरी प्रोविजन, या अज्ञापक उपबंध की जगह लिख देता अनिवार्य उपबंध लिख देता। यहां पे अज्ञापक उपबंध की जगह अनिवार्य उपबंध कर सकता था यूपीएससी, लेकिन ऐसा नहीं किया, तो इसलिए हिंदी मीडियम का लड़का फेंका जाता। हिंदी माध्यम के लड़का का रिजल्ट नहीं होता पीटी में, यही सब कारण कि इंग्लिश वो पढ़ता नहीं है और हिंदी जो है बहुत क्लिष्ट हिंदी होता। किसी को समझ में आएगा कि अज्ञापक उपबंध क्या है? किसी को भी समझ में नहीं आएगा। खैर, अगर आप इंग्लिश में देखे हैं कि ये मैंडेटरी प्रोविजन है, यानी आवश्यक उपबंध है, ये होना ही होना चाहिए, तो इसको पूरा पढ़िए। लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी या निर्वाचन या तो मुख्य दल या विपक्षी दल के शासन का होगा। कहने का मतलब ये होगा कि लोकसभा का उपाध्यक्ष या तो विपक्षी दल का होना चाहिए या नहीं तो सरकार के दल का होना चाहिए, जो मुख्य विपक्षी दल है। जी, मुख्य विपक्षी दल कौन है? कांग्रेस है, और मुख्य सत्ता वाली दल है बीजेपी। तो या तो बीजेपी का होना चाहिए या कांग्रेस का होना चाहिए लोकसभा का उपाध्यक्ष। अब राज्यसभा के उपाध्यक्ष को देखिए आप। राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? श्री हरिवंश नारायण जी हैं। और श्री हरिवंश नारायण जी किस पार्टी के हैं? जदयू के हैं। तो ना तो जदयू मुख्य विपक्षी दल है और ना ही मुख्य सत्ता वाली दल है। तो अगर इस तरह से आप कोरिलेट कीजिए कि इस तरह का उपबंध कहीं भी नहीं किया गया है, कोई भी बन सकता है, संसद का कोई भी सदस्य, लोकसभा का कोई भी सदस्य लोकसभा का उपाध्यक्ष बन सकता है, कोई प्रोविजन नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का ही व्यक्ति बन सकता है, या जो सत्ताधारी मुख्य पार्टी है या विपक्षी मुख्य पार्टी है उसी के सदस्य बन सकता है। इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं किया गया। तो अगर आपको पता है कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो बी होगा नहीं, डी होगा नहीं, ए हो सकता है या सी हो सकता है। अब देखिए ए और सी दोनों में देखिए तीसरा स्टेटमेंट कॉमन है, तो तीसरा स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट सही हो जाएगा। अब आपको पता करना है पहला और चौथा दोनों में कौन सा सही होना होगा। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, लोकसभा की कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करें। दिखने में ये सही लग रहा है, लेकिन चौथा भी हम लोग पढ़ लेते हैं। उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्पित होता है। बिल्कुल गलत है। कहाँ प्रधानमंत्री इसको समर्थन करेगा भाई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी ट्रिक्स के आधार पर सॉल्व किया जा सकता था, और साथ ही साथ दैनिक जागरण से जुड़ा हुआ है, करंट अफेयर से ये जुड़ा हुआ था। तो करंट अफेयर में एक टॉपिक चर्चा में था कि लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद खाली है, और उसको इस रूप से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। तो आप लोग भी करंट का जो न्यूज़ पढ़ते हैं उसको किस रूप में मान लीजिए क्वेश्चन यूपीएससी पूछे, उसके लिए तैयार रहिए। क्वेश्चन नंबर 31 अगेन, कई बार हमने चर्चा किया इस टॉपिक पे। पाकिस्तान आईएमएफ के पास जा रहा है, पाकिस्तान में फिनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, कई बार हमने चर्चा किया। श्रीलंका में फिनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, और अगर कोई भी फिनेंशियल क्राइसिस चलता है वैसे कंडीशन में हर एक देश जाता है आईएमएफ के पास। तो ये जो वर्ड है रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज, ये बेसिकली आईएमएफ से जुड़ा हुआ है। क्यों? ये करंट का क्यों टॉपिक है? क्योंकि कोई भी देश, पाकिस्तान में भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है और श्रीलंका में भी चल रहा है, और दोनों ही देश जा रहे हैं किसके पास? आईएमएफ के पास जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन पे शायद हम लोगों ने करंट में भी चर्चा नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का चर्चा ऑलरेडी हमने करंट में कई बार किया। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन वह स्थिति होता है जहां लोगों के पास मुद्रा ज़्यादा होता है, जहां लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का तरीका क्या हो कि आपसे पैसा हम ले लें, आरबीआई आपसे पैसा ले लें। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का यही तरीका होता है कि आरबीआई किसी रूप में पैसा अपने पास ले लें, या मार्केट में पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो। तो मार्केट में पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन अगर कम होगा, उसके लिए क्या करना? उसके लिए क्या करता है कि आरबीआई सरकारी प्रतिभूति का खरीद करता नहीं। देखिए, अगर मान लीजिए सरकारी प्रतिभूति ये मान लीजिए सरकारी प्रतिभूति एक्स है, ठीक है। आरबीआई अगर इसको खरीदेगा, आरबीआई लोग से खरीदेगा तो आरबीआई लोगों को पैसा देगा,
और आरबीआई लोगों को पैसा देगा तो मार्केट में पैसा की संख्या बढ़ जाएगी, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगा तो महंगाई बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। तो इसलिए आरबीआई महंगाई कंट्रोल करने के लिए सरकारी प्रतिभूति खरीदती है लोगों से। देखिए ये आरबीआई है, ये लोग हैं, लोगों को सरकारी जो प्रतिभूति है, ठीक है, ये आरबीआई को बेचती है और खरीदती है, आरबीआई इससे खरीदती है और बेचती है। देखिए ये आरबीआई है और ये लोग हैं। तो आरबीआई क्या करेगी कि सरकारी प्रतिभूति इसको बेचेगी और ये बदले में रुपया आरबीआई को देगा। तो रुपया, ये जो लोग आरबीआई को रुपया देगा तो मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी, लिक्विडिटी कम होगा तो महंगाई कंट्रोल में होगा। तो ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और पहला स्टेटमेंट गलत है, सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, राइट आंसर ऑप्शन बी मिल जाएगा। क्वेश्चन 34, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में चर्चा किया गया है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, चूंकि G20 चर्चा में चल रहा था तो ये क्वेश्चन भी करंट से जुड़ा हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 35, मुद्रास्फीति सह इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, इंग्लिश में ही जाते हैं, हिंदी बहुत टिपिकल पूछता है यूपीएससी, ये गलती है यूपीएससी का। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, अब देखिए इसमें कैच क्या है, कैच है स्टेटमेंट नंबर 3। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या कर रहा है कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जो है पे प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होगा, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये गलत है। नॉर्मली कोई भी बॉन्ड हो सरकार उस पर टैक्स तो लेती ही है, तो ये आपको पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन तीसरा स्टेटमेंट गलत है, राइट आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन ए निकल जाएगा। तो इसी तरह से कैच को हम लोगों को ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 36, चलिए इंग्लिश में चलेंगे इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये लगातार हम लोगों ने डिस्कस किया था इस टॉपिक पे, मुझे याद है मैंने कई बार चर्चा किया है। ई कॉमर्स पॉलिसी, सरकार ई कॉमर्स पॉलिसी लेकर आने वाली है। सरकार ई कॉमर्स पॉलिसी क्यों लेकर आने वाली है, देखिए पहले मैं बैकग्राउंड डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि ये हमने कई बार चर्चा किया। बैकग्राउंड ये था कि मान लीजिए अमेजन है, यहाँ पे अमेजन एक कंपनी है। अमेजन ने क्या किया कि बहुत बड़ी कंपनी है, विश्व की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स है। तो अमेजन क्या करेगी कि एक सब्सिडरी कंपनी मान लीजिए मार्केट में खड़ी करती है, पैसा लगाती है और इंडिया में एक कंपनी खरीदती है, कंपनी सी, और इसी कंपनी का सारा प्रोडक्ट अमेजन अपने पे डाल देती है। ऐसा तो अमेजन कर ही सकती है, अपना एक मान लीजिए कंपनी परचेज कर लिया या अपनी कंपनी बना लिया और उसी का प्रोडक्ट कहीं कहीं अमेजन पे डाल करके उसी कंपनी के सारे प्रोडक्ट को हाईलाइट कर दिया। तो इससे क्या होगा कि कंपनी अमेजन का पूरा मार्केट इंडियन मार्केट पे कब्जा हो जाएगा। तो इसी रोकने के लिए सरकार ई कॉमर्स पॉलिसी लेकर आ रही थी। अब स्टेटमेंट पे चलिए, दे कैन सेल देयर ऑन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज अ मार्केट प्लेस, बिल्कुल नहीं। अमेजन अपना खुद का सामान नहीं बेच सकता, ये स्ट्रिक्टली मना है। अगर फ्लिपकार्ट से कोई सामान परचेज कीजिएगा तो फ्लिपकार्ट द्वारा मैन्युफैक्चर कोई भी सामान वो फ्लिपकार्ट नहीं बेच सकता, तो ये गलत है। दूसरा चलिए, द डिग्री टू विच दे कैन ऑन बिग सेलर ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड, बिल्कुल लिमिटेड है। कि अगर कोई कंपनी मान लीजिए अमेजन है और कोई कंपनी, इसका एक निश्चित मात्रा में ही उत्पाद अमेजन अपने प्लेटफॉर्म पर रख सकता है। ऐसा नहीं कि 50% उत्पाद सिर्फ कंपनी से करेगा, ऐसा नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, ये बेसिक प्रिंसिपल था जो हम लोग डिस्कस करते थे कि सरकार न्यू ई कॉमर्स पॉलिसी लेकर आ रही है। तो राइट आंसर क्या निकल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर निकल जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के आधार पर पूछा गया, पहले भी रियल सेक्टर के बारे में पूछा जा चुका है। रियल सेक्टर वो सेक्टर होता है जो पूरी तरह से कृषि या कृषि से जुड़ा हुआ होता है। किसानों के अपनी फसलें काटना ये रियल सेक्टर है। कपड़ा मिलों को कच्चे कपास को कपड़े में बदलना ये भी रियल सेक्टर है। लेकिन वाणिज्यिक बैंक का इन्वॉल्वमेंट होगा तो ये टर्सरी सेक्टर हो गया ना, कॉर्पोरेट निकाय का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो पहला और दूसरा दो स्टेटमेंट सही है, बाकी
अगर गलत है तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। अब देखिए 38 क्वेश्चन को भी इंग्लिश में हम लोग सॉल्व करेंगे। इनडायरेक्ट ट्रांसफर पूछ रहा है कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर जो चर्चा में रहा था और ये क्या है। अब देखिए मैं थोड़ा सा एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के आधार पर पूछा गया है। 2019 का प्रीलिम्स का पेपर देखिएगा, पी नोट्स के बारे में पूछा गया था। पी नोट्स मतलब होता है पार्टिसिपेटरी नोट्स, मतलब विदेश में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और इंडिया में वहाँ पे बैठे बैठे इंडिया के किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एक तो होता है एफडीआई, एक होता है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो उसी का कहीं ना कहीं ये पार्ट है, उसी से जुड़ा हुआ, पार्टिसिपेटरी नोट से ही जुड़ा हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर एंड सच शेयर ड्राइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट ट्रांसफर, राइट। तो ये भी प्रीवियस ईयर पेपर को अगर ढंग से आप एनालिसिस करते हैं तो ये क्वेश्चन भी उसी से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, ये टॉपिक भी हमने कई बार चर्चा किया। दो टर्म होता है, एक तो होता है पूंजीगत व्यय क्या होता है और एक होता है राजस्व व्यय क्या होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि बजट में राजस्व व्यय का जो जिक्र होता है, सरकार किसी स्कूल पे खर्चा कर दिया, राजस्व व्यय हो जाएगा। सरकार किसी मान लीजिए चिकित्सा पे खर्चा किया, राजस्व व्यय हो जाएगा। लेकिन सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया, सरकार ने टेक्नोलॉजी खरीदने पे खर्च किया, सरकार ने रोड बनाने पे खर्च किया, तो वो पूंजीगत व्यय होगा, क्योंकि वहाँ से उसे आउटपुट मिल सकता है। तो इसी तरह से देखिए, नई प्रौद्योगिकी की आप प्राप्त करना, न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट अगर कोई करेगा तो वो पूंजीगत व्यय होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो ये तो बिल्कुल सही है, और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए निकल जाएगा। यानी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, और इसको भी हम लोग इंग्लिश में ही सॉल्व करेंगे। A share of household financial saving goes toward government borrowing. Dated security issued at the market related rated is auctions from a large component of internal depth. तो ये जो है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन बी है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पे एक टर्म होता है एक्सटर्नल बोरोइंग। गवर्नमेंट जो बोरो करता है, पैसा जो लेता है गवर्नमेंट, मान लीजिए मार्केट से जो पैसा उठाता है, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है। घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है, ये गलत है, राइट, ये गलत है। और दूसरा कॉमन स्टेटमेंट है कि नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी निम्नांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41, अगेन ये क्वेश्चन जो है 2-3 साल से लगातार पूछा हुआ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक तो पाम ऑयल और दूसरा धान, यूपीएससी दोनों टर्म से लगातार क्वेश्चन पूछती हैं। अब देखिए मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ से निकलता है, सबको पता है मीथेन निकलता है धान के खेत से, तो ऑप्शन बी इसका सही है। और धान और पाम ऑयल दोनों पे लगातार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, धान उगाने का एक तरीका है। धान पे यूपीएससी इस बार 2 क्वेश्चन पूछा है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, SRI से कहते हैं, राइस इंटेंसिफिकेशन। अब इस टर्म पे राइस इंटेंसिफिकेशन पे पहले भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ, यानी पहले अगर आप पढ़ते तो इस पे पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ। प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आप देखते ढंग से तो ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन तीनों है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 43 पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आप देखिएगा 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। एक लेक है जो मध्य एशिया में है, उस लेक का नाम है अरल सी, अरल सागर, और वो भी सूख गई है, पूरी तरह से लगभग सूख गई है। तो उस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि पश्चिमी एशिया का कौन सा क्षेत्र है जो एक झील था अभी सूख गया। यानी अगर आप पेपर को ढंग से एनालिसिस करते हैं या देखते पेपर को तो अरल सी से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। 2019 में यूपीएससी ने अरल सी के बारे में क्वेश्चन पूछा था जो सूख गया था।
जलवायु परिवर्तन से भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण ही ये सब चीज़ सूख रहा है। तो इसका आंसर है राइट लेक फगुबिन। क्वेश्चन नंबर 44। अब देखिए ये करंट से कैसे संबंधित है, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से कैसे संबंधित है। गंडीकोटा घाटी किस नदी से निर्मित हुआ है? आप सभी को याद होगा केरला में बाढ़ आया था और जबरदस्त बाढ़ आया था, और उस समय में पेनार नदी कहीं की चर्चा में था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है पेनार रिवर। क्वेश्चन नंबर 45। अगेन देखिए नंदा देवी कहाँ पे, कुमाऊं हिमालय में है, उत्तराखंड में है। नामचा वर्मा कहाँ पे है? नामचा वर्मा अरुणाचल प्रदेश में है। गढ़वाल हिमालय जो है बेसिकली उत्तराखंड में है, गढ़वाली संस्कृति उत्तराखंड में ही है। नौकरेक कहाँ पे है? तो नौकरेक को अगर आप देखिएगा तो ये बेसिकली पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो सिर्फ इसका आंसर जो ऑप्शन 2 है, दूसरा स्टेटमेंट है, सिर्फ वही सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोगों ने चर्चा नहीं किया, इसमें हम लोग डिस्कस आज नहीं करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। अफगानिस्तान के साथ सीमा लगाता है। अब देखिए अफगानिस्तान के साथ जो है अजरबैजान सीमा नहीं लगाता। आपको पता है कि अफगानिस्तान के साथ अजरबैजान सीमा नहीं लगाता। सिर्फ इतना पता है तो आपको राइट आंसर ऑप्शन सी मिल जाएगा। क्योंकि देखिए पहले स्टेटमेंट में भी एक है, दूसरे में भी एक है और डी में भी एक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी निकल जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, इसको इजी क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 को भी आप लोग इजी क्वेश्चन कह सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए। मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क है, और मोनोजाइट आपको पता होगा कि केरला और तमिलनाडु के तट पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कि भारत के समस्त तटीवर्तीय बालुओं में मोनोजाइट प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। क्या आपको गलत नहीं लग रहा है कि भारत का जितना भी कोस्टल एरिया है हर जगह मोनोजाइट पाया जाएगा? दिखने में गलत है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है इसलिए भी गलत है, तो ये गलत है। और जब आपको पता है कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो देखिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हो तो ए होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, आंसर बी निकल जाएगा। तो इसलिए हर एक स्टेटमेंट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून को होता है। जून का जो है सेकेंड पखवाड़ा होता है उसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा हुआ, रेणुका झील सबसे छोटा रामसर साइट है। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है जो हिमाचल प्रदेश में है, ये सही है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में, ये भी सही है। तो सिर्फ 2 मैच कर रहा है, तो यहाँ पे बी सही है, केवल 2 युग सुमेलित है। ओके क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 पे चलेंगे। अब देखिए अशोक चर्चा में रहा, देश में कई जगह खुदाई हो रही है और कई जगह अशोक से संबंधित चीज़ें भी पाई गई हैं। तो ये जो बेसिकली कालसी अभिलेख है ये उत्तराखंड में है, राइट। और अशोक से संबंधित अभिलेख है 13वां अभिलेख है, अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख है। इससे पहले भी यूपीएससी का पेपर देखिए सोहगोरा अभिलेख के बारे में पूछा था यूपीएससी। तो अशोक के बारे में यूपीएससी लगातार पूछ रही है। तो देखिए इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, बाकी ये दोनों गलत है। तो केवल 2 युग इसमें सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 52 अगेन अगर आपको जानकारी है तब इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। नन्नुक चंदेल वंश से संबंधित था और नागभट्ट द्वितीय जो है गुर्जर पथियार वंश से संबंधित था। यहाँ पे भी बी हो जाएगा, केवल 2 सुमेलित हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53, मान लीजिए इसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को भी टेक्निक से सॉल्व किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। कोई संदर्भ नहीं है। क्या आपको लगता है कि कोई कविता में कोई भी भौतिक संस्कृति का संदर्भ नहीं मिलेगा, प्रकृति का जिक्र वहाँ नहीं मिलेगा? बिल्कुल गलत है। निगेटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव स्टेटमेंट गलत होता है। तीसरा पढ़िए, सी पढ़िए, संगम कविताओं का समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है, ये भी निगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी गलत है। डी पढ़िए, संगम जादू साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है, ये भी निगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी निकल जाएगा। सिर्फ एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसमें, वही सही है। निगेटिव स्टेटमेंट नॉर्मली गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। अब ये भी करंट से जुड़ा हुआ था।
पीएम मोदी ने विश्व की सबसे ऊंचे शंकराचार्य की या बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का आवरण किया था हैदराबाद में कुछ दिन पहले, और रामानुज की प्रतिमा थे। तो रामानुज ने के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए था। यूपीएससी इसी तरह से पूछती है, कितनी फीट की प्रतिमा है ये बीपीएससी में पूछ देगा, लेकिन उस रामानुज की क्या बेसिकली विशेषता रही है ये यूपीएससी पूछता है। तो बेसिकली मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन उन्होंने भक्ति मार्ग को बताया था, ये रामानुज ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इसको भी टेक्निक से थोड़ा सॉल्व कर सकते थे। तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए, सोमनाथ मंदिर जो इतना फेमस मंदिर है गुजरात का मंदिर, उसका उद्घाटन क्या राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने किया था? बिल्कुल नहीं। सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ये गलत है और आपको पता है कि ये गलत है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो राइट आंसर क्या निकल जाएगा? ऑप्शन ए निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 अगेन, टी कोशिका बेसिकली शरीर के प्रतिरक्षा से जुड़ा हुआ है, और बी कोशिका शरीर के रोगजनक होने वाले रोगों से बचाती है। तो शरीर के पूरी तरह से प्रतिरक्षा से जुड़ा हुआ है और रोग से बेसिकली ये बचाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ऐसा नहीं कि ऑप्शन सी इसका आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी आंसर हो सकता है। यहाँ पे पूछा हुआ है कि सर्वोत्तम वर्णन क्या है, तो सर्वोत्तम वर्णन में अगर आप जाइएगा तो सर्वोत्तम वर्णन ऑप्शन डी हो जाएगा। वे शरीर को रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है, ये सर्वोत्तम इसका वर्णन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 59 अगेन, इसको इंग्लिश में हम लोग देखेंगे। डीएनए बारकोडिंग के बारे में पूछा गया। डीएनए बारकोडिंग एसेस द एज ऑफ प्लांट और एनिमल। क्या डीएनए बारकोडिंग के द्वारा किसी प्लांट का एज पता किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। एज पता करने के लिए डीएनए का प्रयोग नहीं होता। डीएनए का प्रयोग होता है किसी व्यक्ति की पहचान के लिए, किसी स्पेसीज की पहचान के लिए। तो दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, डिस्टिंग्विश अमंग द स्पेसीज दैट लुक अलाइक। दो जीव एक तरह को देख रहे हैं तो उनके डीएनए के माध्यम से उसकी पहचान की जाता है। मान लीजिए आप और दूसरा व्यक्ति कोई जुड़वा भाई है, तो उसकी पहचान कैसे किया जाएगा? डीएनए बारकोडिंग द्वारा किया जाएगा। तो देखिए एक गलत है, दूसरा सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है तो ये होगा नहीं, दूसरा सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला देखिए, ये टॉपिक भी हमने चर्चा किया है। क्वेश्चन नंबर 60, अम्ल वर्षा का कारण क्या है? अम्ल वर्षा में बेसिकली नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब नाइट्रिक एसिड से नाइट्रस ऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड बनता है और सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है। तो ये दोनों होना चाहिए, 2 और 4 होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। 64 देखिए, 64 पे ऑलरेडी हम लोगों ने चर्चा नहीं किया था, यहाँ पे दैनिक जागरण में चर्चा नहीं किया था, इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 63 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पे ऑलरेडी हम लोगों ने दैनिक जागरण में चर्चा किया था। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में झगड़ा हो रहा था। नागोर्नो कराबाख रीजन को लेकर के झगड़ा हो रहा था। अजरबैजान मुस्लिम देश है, आर्मेनिया ईसाई देश। तुर्की एक मुस्लिम देश है, किसका समर्थन किया? अजरबैजान का समर्थन किया। तो निश्चित तौर पे तुर्की राज्य का अगर कोई संगठन होगा तो उसमें अजरबैजान होगा, आर्मेनिया क्यों होगा? राइट। तो एक होगा नहीं, 2 होगा। आंसर निकाल लीजिए। एक है नहीं तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, और 2 है तो आंसर इसका निकल जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64 भी हम लोगों ने चर्चा किया है। भारत का सबसे विशालतम सौर पार्क जो है गुजरात में है, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। केरल में पूर्णतः सौर परिष्कृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एकमात्र हवाई अड्डा इंडिया में जो था, आई थिंक एकमात्र नहीं अब 2 हो गया है, लेकिन केरल में भी सौर संचालित इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नाम मैं भूल रहा हूँ लेकिन है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। राइट आंसर क्या निकल जाएगा? ऑप्शन बी। अब देखिए 65, UNCLOS अनक्लॉस, कई बार हमने डिस्कस किया है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑन सी, इसका बेसिक है, तीनों ही स्टेटमेंट इसका बेसिक है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑन सी का बेसिक पार्ट है। राइट आंसर ऑप्शन
डी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, ये क्वेश्चन कई बार हमने डिस्कस किया। क्वाड का जो गठन हुआ है उसमें जापान को अगर आप देखिएगा, जापान क्वाड में क्यों शामिल है, क्योंकि जापान और चीन के बीच में विवाद है, और जापान और चीन के बीच में विवाद है सेनकाकू द्वीप को लेकर के, जो पूर्वी चीन सागर का पार्ट है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट था जो आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसे सही बनाया होगा। क्वेश्चन नंबर 67, अगेन ये टफ क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप जानते हैं तो अटेम्प्ट कीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। लेकिन जो चार्ट है, क्या चीन का वहां पे अस्थायी बेस है? बिल्कुल नहीं। चीन का एकमात्र अस्थायी बेस जो है वो है जिबूती में। अफ्रीकन देश है जिबूती, वहीं पे है, तो ये होगा नहीं। बाकी ये तीनों सही है और इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 68, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर पूछा गया। कैटेलोनिया जो है बेसिकली स्पेन का पार्ट है, जो स्पेन से अलग होने की मांग करता है। तो ये गलत है और ये गलत है, ये दोनों सही है। तो इसमें क्या है? दो युग्म इसका सुमेलित है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 69, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पेपर पे सुमेलित है। पहले क्वेश्चन यूपीएससी पूछा हुआ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उससे पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, इस बार भी पूछा। तो अब देखिए, इसमें पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है तो क्या होगा? या तो ए होगा या सी होगा। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि जब किसी वन्यजीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो वह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या बाहर हो, समान संरक्षण का हकदार है। मतलब कि बाघ अगर मान लीजिए जंगल में है और बाघ चिड़ियाघर में, दोनों जगह बाघ को समान प्रोटेक्शन होगा। ये भी कहा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, इसलिए दोनों सही होगा। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। कुछ प्रजातियां कवकों के कृषक के रूप में जानी जाती हैं और वो प्रजातियां हैं चींटी। राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 पे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन महंगाई इस तरह से देश में बढ़ रही है, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए यूएस फेडरल रिजर्व क्या कर रही है? और एक टर्म आया है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ये टर्म पे भी कई बार हम लोगों ने डिस्कस करते हैं करंट अफेयर में या दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में, ईसीबी। तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा है। इसका बस राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ईसीबी के बेसिक कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया। अब क्वेश्चन नंबर 72 में मैं खुद कंफ्यूज हूँ इसमें, क्योंकि कुछ जगह मैं आंसर चेक कर रहा हूँ तो सभी के सभी राज्य दे रहे हैं जो चाय के उत्पादन के लिए है, लेकिन तो इसलिए मैं इसका आंसर छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा? चाय पे इस बार देखिएगा यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन पूछा है। चाय पे, टी पे यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस की कंडीशन आई है, उसके बाद श्रीलंका की स्थिति खराब हुई है और श्रीलंका में चाय का उत्पादन प्रभावित हुआ है। भारत के लिए चाय का अपॉर्चुनिटी बना है कि भारत विश्व को चाय भेज सकता है, ये कंडीशन बेसिकली हुई है। तो इसलिए यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछा। तो इसलिए दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में भी इस पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि श्रीलंका के आर्थिक क्राइसिस से जो कुछ भारत को फायदा मिल सकता है, उसमें एक फ़ायदा ये था कि हम चाय को विश्व में निर्यात करें और श्रीलंका जो जगह खाली हमारे लिए छोड़ रहा है उसको हम भरने का कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 73 इजी क्वेश्चन था। आप देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आप देखते हैं देश में, क्या उसको आरबीआई रेगुलेट करती है? कभी भी आपने चर्चा किया इस पर? कभी भी इस पॉइंट पर हमने चर्चा नहीं किया कि क्या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को आरबीआई रेगुलेट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। आरबीआई के बारे में हमने कई बार आपके साथ चर्चा किया है और हमने कहा है कि आरबीआई का एकमात्र काम जो है वो बैंक को रेगुलेट करने का काम है। वैसे भी स्पेशल एजेंसी का काम होता है सिर्फ एक चीज़ को रेगुलेट करने का। आरबीआई बैंक को रेगुलेट करती है, सेबी शेयर को रेगुलेट करती है, इरडा इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है। तो ये सिर्फ बैंक को रेगुलेट करता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को काहे रेगुलेट करेगा? तो पहला स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 74 अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, इसको अगर आप लोग पढ़े होंगे तो 100% आपका सही होगा।
बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन आरबीआई होता, बिल्कुल गलत है। डायरेक्टली क्वेश्चन 2018 या 19 में पूछा था बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में, और बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन अलग होता है। आई थिंक विनोद राय वर्तमान में बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन है। आरबीआई का चेयरमैन है, गवर्नर है शशिकांत दास, और बैंक बोर्ड ब्यूरो का गवर्नर है या चेयरमैन है विनोद राय आई थिंक। तो ये बिल्कुल गलत है, और पता है कि एक गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75 कन्वर्टेबल बॉन्ड पे दिया हुआ। विथ रेफरेंस टू कन्वर्टेबल बॉन्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टेबल बॉन्ड पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये स्टेटमेंट सही है। द ऑप्शन टू कन्वर्ट अ इक्विटी अफोर्ड द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू रेजिंग कंज्यूमर प्राइस। कंज्यूमर प्राइस क्या बढ़ जाएगा उससे? तो ये गलत है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। कन्वर्टेबल बॉन्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट के पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 76 अगेन इजी क्वेश्चन है। भारत किसका सदस्य है? संघाई एससीओ का सदस्य है, मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजिम कंट्रोल रिजिम का सदस्य भी है, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का भी सदस्य है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो ये टॉपिक भी हम लोगों ने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में डिस्कस किया। अब क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, सोच के देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि वियतनाम पे क्वेश्चन क्यों पूछा यूपीएससी। वियतनाम चर्चा में था, क्यों चर्चा में था? अगर यूपीएससी वियतनाम से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब वियतनाम में चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? क्योंकि जो कोरोना के बाद जो इतना कंपनी था, जो चीन में कंपनी थी, अमेरिका की कंपनी या यूरोपियन कंपनी जो चीन में थी, वो दो डेस्टिनेशन में बट गई। एक तो भारत आई और दूसरा वियतनाम आ गई, इसलिए चर्चा में था। राइट। कोरोना के बाद बहुत सारी जो अमेरिकन कंपनियां हैं या जो यूरोपीय कंपनी है जो चीन में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाई थी, वो या तो वियतनाम गई है, वो या इंडिया आई है, इसलिए चर्चा में था। अब देखिए 5वां स्टेटमेंट पढ़िए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सर्वाधिक ई सेवा का सेक्टर वियतनाम में है। क्या ई सर्विस सबसे अधिक वियतनाम देता है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक ई सेवा तो भारत देगा ना भाई, तो ये गलत है। वियतनाम जैसा छोटा देश क्यों देगा? तो अब देखिए 5वां स्टेटमेंट गलत है, तो बी होगा नहीं। और दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, वियतनाम की नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है, ये गलत है। वियतनाम में सिंगल पार्टी सिस्टम है। तो 2 और 5 गलत है। राइट आंसर क्या निकल जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी निकल जाएगा। तो अब सोच के देखिए वियतनाम पे क्या क्वेश्चन पूछा। राइट। तो यूपीएससी इसी तरह से क्वेश्चन पूछती है, जो देश चर्चा में होता है उसके बारे में डिटेल से पढ़ लिया कीजिए। जैसे अभी मान लीजिए एक और देश चर्चा में है फिलीपींस। फिलीपींस पे इस बार क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछा, अगले बार पूछ देगा, क्योंकि वो भी चर्चा में। हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल दिया फिलीपींस को। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कीमत निर्धारण के लिए उत्तरदायी कौन है? कीमत निर्धारण जो करता है वो करता है आरबीआई। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी पहले पूछा है। राइट। यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछा था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछा है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, महंगाई को कंट्रोल करना ही एमपीसी का काम है। सोच के देखिए, दोनों बार यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन लगभग पूछ दिया। अगेन देखिए, ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो राइट आंसर डी मार के आ जाइए, आपका आंसर राइट मिल जाएगा। ज्यादातर केस में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, ये सुमेलित है, बाकी और कोई सुमेलित नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 जो है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते थे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि भारत शासन अधिनियम जब 1919 आया था, तो उसमें क्या हुआ था कि विधानसभा का गठन किया गया, और उधर गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है। अब देखिए, कुछ पावर जो है गवर्नर जनरल को दिया गया, कुछ विधान परिषद को दिया गया, या मान लीजिए संसद को दिया गया। अब जो गवर्नर जनरल को पावर दिया गया उसको कहा गया रिजर्व्ड पावर, और जो
पावर दिया गया था विधानसभा को, उसको कहा गया ट्रांसफर्ड पावर। अब देखिए रिजर्व गवर्नर जनरल को अधिक पावर दिया गया था, विधान परिषद को कम पावर दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन क्या ट्रांसफर्ड पावर में आएगा या कौन कौन से आरक्षित विषय माने जाएंगे? नहीं सॉरी, यहाँ पे बेसिकली मैं उल्टा बोल दिया, राइट। हाँ, विधानसभा जो था बेसिकली उसको ट्रांसफर्ड पावर दिया गया था और रिजर्व पावर दिया गया था। एक सेकेंड, ओके। देखिए आरक्षित विषय जो है बेसिकली, आरक्षित विषय का जो पावर दिया गया था वो दिया गया था गवर्नर जनरल को। तो कौन से विषय आरक्षित में आएंगे? तो आरक्षित में मान लीजिए स्थानीय स्वशासन क्यों आएगा? स्थानीय स्वशासन नॉर्मली जो है पावर जो दिया जाता है वहाँ पे विधानसभा को दिया जाता है और स्थानीय स्वशासन बेसिकली लोगों को पावर दिया जाता है। तो अगर इसको आप एलिमिनेट कर दीजिएगा कि दो नहीं होगा तो इसका राइट आंसर निकल जाएगा ऑप्शन सी निकल जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा, एग्जैक्टली मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा कि ट्रांसफर्ड और आरक्षित, रिजर्व पावर और ट्रांसफर्ड पावर में किसको क्या क्या दिया गया था। लेकिन कैच कर सकते हैं इसमें कि ये तीनों का पार्ट देखिएगा तो इसमें स्थानीय स्वशासन थोड़ा यूनिक लग रहा है। इसको अगर आप एलिमिनेट कीजिएगा तो राइट आंसर आपको निकल जाएगा। अब देखिए ये सब क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, हिस्ट्री वगैरह का क्वेश्चन है और इसमें ओके। क्वेश्चन नंबर 90 का देखिए, कौटिल्य फिर चर्चा में था। तो कौटिल्य चर्चा में था करेंट में, लेकिन क्वेश्चन पूछा है हिस्ट्री में, तो इसका आंसर तीनों ही है, तीनों ही इसका आंसर है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब देखिए ये निम्नलिखित में कौन एक फैक्ट्रियों में जिसमें कामगार नियुक्त होते हैं कि औद्योगिक विवाद और समापनों और छटनी कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? तो श्रम ब्यूरो करता है। बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं, इंग्लिश में चलेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन पूछा है कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन से। कोयला चर्चा में था, कोयला के देश में शॉर्टेज है, चर्चा में लगातार है। चौथा स्टेटमेंट पढ़िए और तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए। सबसे पहले तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शंस टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ कोल बियरिंग एरियाज। जनरल स्टेटमेंट है, सही है। चौथा स्टेटमेंट पढ़िए। इट इंश्योर दैट द कोल माइनिंग कंपनी डिलीवर द कोल टू एंड यूजर इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। ये बिल्कुल गलत है। क्या कोई ऐसा एजेंसी बनेगा जो एंड यूजर मतलब क्या होता है? हम और आप, हमारे और आपके तक कोयला पहुंचा देगा? क्या कोई ऐसा कोलिशन बना है अभी तक देश में? क्या आप जानते हैं? तो प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के इसको भी सॉल्व कर सकते थे। इसका चौथा गलत है, तीसरा सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए चौथा गलत है तो ए होगा नहीं और बी होगा नहीं, तीसरा सही है तो राइट आंसर ऑप्शन ए निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। पांचवी अनुसूची का सर्वोत्तम व्याख्या क्या करता है? सर्वोत्तम व्याख्या जब क्वेश्चन इस तरह से पूछे तो आप लगभग जितना भी ऑप्शन होगा लगभग आंसर सही होता है, लगभग ऑप्शन सही होता है। उस ऑप्शन में से सबसे सर्वोत्तम क्या है ये पूछा गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। पांचवी अनुसूची का अगर होगा तो वहां का जो जमीन होगा गैर जनजातियों को नहीं दिया जाएगा और इसी के लिए छोटा नागपुर का विरोध भी हुआ था इनफैक्ट। क्वेश्चन नंबर 94 का भी हम लोग इंग्लिश में ही देखेंगे। The India Sanitation Coalition is a platform to promote sustainable sanitation and funded by the Government of India and World Health Organization। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा है कि the National Institute of Urban Affairs is apex body of Ministry of Housing and Urban Affairs in Government of India that provide innovation solutions to address and challenge of urban India। तो ये तो बिल्कुल सही है। हम लोग जानते भी हैं कि द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर भारत सरकार का ही एक पार्ट है, लेकिन पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि क्या इस तरह का कोलिशन इंडिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जा रहा है, हम लोग तो जानते भी नहीं है, तो ये गलत है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। 95 क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा किसकी स्थापना हुआ है?
तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की स्थापना हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी है। देखिए हिंदी में मैं दिखाता हूँ, हिंदी में है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। इसकी स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा किया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 96, यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ। तो क्या यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सुपरविजन काम करता है? ये तो हमने सुना भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्या ये मार्च, जून और सितंबर में मिलता है? ये भी गलत है। जब इस तरह का डाटा देना शुरू करें ना यूपीएससी, तो वो गलत होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, पोलर कोड। पोलर कोड के बारे में पूछा गया। तो इट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर। देखिए ये मैं डिस्कस नहीं किया न्यूज एनालिसिस में, लेकिन ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि आप सभी को याद होगा कि एक जो शिप है वो शिप रेड सी में जो है फंस गया था वहाँ पे। आई थिंक देखिए भूमध्य सागर और रेड सी के बीच में जो एक नहर है, सुएज नहर, हाँ राइट, सुएज नहर में एक शिप फंस गया था और लगभग 6-7 दिन के लिए बाधित हो गया था पूरा सुएज नहर। अरबों डॉलर का विश्व को नुकसान हुआ था। तो उसी के कारण पोलर कोड एक बार फिर से चर्चा में आया था। तो यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछा, यद्यपि हम लोगों ने दैनिक जागरण में चर्चा नहीं किया है इस पे। अब क्वेश्चन नंबर 98, संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में पूछा गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान करता है, ये भी सही है। अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा के प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न करते हैं, बिल्कुल सही है। और तीसरा भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, फिर चाय के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया और इसको भी टेक्निक से सॉल्व कर सकते थे। चाय बोर्ड का क्या हेडक्वार्टर बेंगलोर होगा? भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है? असम में होता है। तो निश्चित तौर पे असम में होना चाहिए, या कलकत्ता में हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। साउथ में क्यों इसका हेडक्वार्टर होगा? इसी तरह से आपसे पूछा जाए कॉफ़ी का, क्या कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है? तो बिल्कुल गलत है। कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है आपको दक्षिण भारत में, कर्नाटका में। तो ऐसी कंडीशन में कॉफ़ी का हेडक्वार्टर क्यों बंगाल में होगा, या कॉफ़ी का हेडक्वार्टर क्यों दिल्ली में होगा? तो इसका तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि चाय बोर्ड एक सांविधिक निकाय है, यानी संसद के एक एक्ट के माध्यम से इसका स्थापना किया है। तो पहला सही है, तीसरा गलत है। राइट आंसर ऑप्शन डी निकल जाएगा। अब देखिए ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग मतलब क्या होता है कि मिथ्या रूप से कंपनी प्रचार करता है कि उसका उत्पाद जो है इको फ्रेंडली है, लेकिन वो इको फ्रेंडली होता नहीं है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैंने डिस्कस किया है, थोड़ा लंबा वीडियो होगा ज़रूर, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि एटलीस्ट आपके साथ डिस्कस किया जाए कि किस तरह से टेक्निक का प्रयोग किया जाए। यहाँ पे लगभग आई थिंक 80 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है आपके साथ, और एक टेक्निक के माध्यम से उस क्वेश्चन को डिस्कस किया। या तो टेक्निक का यूज किया, या दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस किस तरह से यूज हो सकता था उसको हमने प्रयोग किया, या प्रेजेंस ऑफ माइंड का किस तरह से इस्तेमाल हो सकता था, या कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर भी बहुत सारे पेपर को हमने सॉल्व किया। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि इस डिस्कशन से आपके जो आगामी एग्जाम होगा, यूपीएससी का एग्जाम देंगे, उसमें ये डिस्कशन आपका हमेशा मदद करेगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।